देखो इंसोलेशन बेसिकली होता क्या है, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सन को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में, क्योंकि देखो इंसोलेशन का मतलब सिंपल शब्दों में तो मैं बोलूंगा इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, या जो Excuse me, हीट sir. होती है। Sir, I am joined recently. Is there anything important before? नो नथिंग मच, Okay. जस्ट स्टार्ट। तो इंसोलेशन समझने से पहले हमें थोड़ा सन के बारे में समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में सन कैसे काम करता है ना, थोड़ा सा। हालांकि ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं तक इम्पोर्टेंट नहीं है, सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, और एग्जाम भी में भी आपने अगर देखा हो तो वो क्वेश्चंस आपसे फ्रिक्वेंटली इससे पूछते नहीं है, बट कोई बात नहीं, अपन थोड़ा देखते हैं क्या हो जाएगा देखने से। देखो सन की अगर अपन बात करें तो सन में सबसे पहले जो हमें लेयर देखने को मिलती है, जो कि कोर है, सबसे आंतरिक लेयर जिसको बोल सकते हैं, सबसे इनर लेयर जिसे बोल सकते हैं, दैट इज कोर। कोर में ही बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ कोर में ही आपको देखने को मिलता है कि आपकी जो हाइड्रोजन है ये किस में कन्वर्ट होती है, हीलियम में, और जो है आपकी वो एनर्जी निकलती है। मतलब जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सोर्स ऑफ फोटॉन है, जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, जो सोर्स ऑफ सोलर विंड्स है, ये जितने टर्म्स है, ये जितनी चीजें सन से निकलती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मैं कहूँ, चाहे मैं सोलर विंड मतलब सोलर विंड की ही बात कर लूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की बात करूँ, उसमें भी गामा रेज से लेकर रेडियो वेव तक, तो ये सारी की सारी रेज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल का जो मेन सोर्स है ना, जो रीजन है, वो है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि कहाँ पर होता है, कोर में होता है। अब कोर से जो एनर्जी है फिर वो पेरीफेरी की तरफ क्या होती चलती है, धीरे धीरे ट्रांसफर होते चलती है। तो कोर के बाद हमें जो क्या होता है कि जो कोर की जो एनर्जी होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ से कोर से रेडिएट होती है। ठीक है। इस कारण से हमें कोर के आउटर या कोर के बाहर हमें जो लेयर देखने को मिलती है, जो कि कॉन्सेंट्रिक लेयर होती है ना। सेंटर कोर का जो है वही आपकी दूसरी लेयर का भी होता है, कॉन्सेंट्रिक लेयर होती है, जिसको अपन लोग बोलते हैं रेड। यस। दूसरी जो होती है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रेडिएक्टिव। ठीक है। एक काम करते हैं, इसको अपन पूरा नहीं लिखते, अदरवाइज अपना डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव लेयर है। अब इससे होगा क्या, इससे बेसिकली हमारी क्या होगी, जो रेडिएशन है वो निकलेगी। ठीक है। रेडिएशन का सिंपल सा अर्थ अभी अपन आगे समझेंगे। अभी समझ लो कि एक प्रकार की हीट ट्रांसफर की मेथड होती है। ठीक है। तो हमारी कोर से जो हीट निकलती है ना, कोर से जो हमारी हीट निकलती है, वो आपके किसके रूप में निकलती है, रेडिएशन के रूप में निकलती है, तो ये हमारा रेडियो एक्टिव जोन हो गया। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, कन्वेक्शन जोन देखने को मिलता है, या कन्वेक्टिव जोन देखने को मिलता है। अब कन्वेक्टिव जोन में क्या होगा, यहाँ से कन्वेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगेन, जिस तरीके से आपका रेडिएशन था उसी तरीके से जो कन्वेक्शन होता है, ये भी हमारा क्या देखने को मिलता है, हमें एनर्जी ट्रांसफर की एक मेथड होती है। ये सब देखेंगे अपन, ये नेक्स्ट टॉपिक में अपन लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये भी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि कोर से ही हमारे एनर्जी ट्रांसफर की एक मेथड है। मतलब कोर में एनर्जी बन रही है, उसके बाद जो मैंने दो फर्दर जोन्स देखे, वहां से एनर्जी पेरीफेरी की तरफ धीरे धीरे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है ना। रेडिएशन में कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, कन्वेक्शन में पार्टिकल खुद एनर्जी को क्या करते हैं, बाहर की ओर लेकर जाते हैं। इसके बाद हमें जो थर्ड जोन देखने को मिलता है, जहां से हमारे फोटान्स निकलते हैं, फोटान्स मतलब हमारे एनर्जी के पार्टिकल्स निकलते हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से फोटान निकलता है इसलिए अपन इसको बोलते हैं फोटोस्फेयर, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फोटोस्फेयर। तो हमने कोर देखा। ठीक है। उसके बाद कन्वेक्टिव जोन देखी अपन ने, रेडिएक्टिव जोन देखा, उसके बाद अपन देख रहे हैं किसको, अपने फोटोस्फेयर को। फोटोस्फेयर से फोटान निकलते हैं और बेसिकली यहीं से हमारी क्या देखने को मिलती है, मेन एनर्जी निकलती है। ठीक है। उसके बाद फोटॉन्स के बाद हमें, फोटोस्फेयर के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोस्फेयर देखने को मिलेगा। क्रोमोस्फेयर वो स्फेयर है, बेसिकली क्रोमो का अर्थ ही है यहाँ पे कलर से। ठीक है। तो क्रोमोस्फेयर हमें वो देखने को मिलेगा जहाँ जो हमें रेडिस पार्ट देखने को मिलता है। इवन जिस समय हमें सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है, उस समय जो हमें
सन दिखाई देता है, एकदम रेडिश टाइप का दिखाई देता है, तो वो बेसिकली किस कारण से हमें दिखाई देता है, क्रोमोस्फेयर के कारण दिखाई देता है। तो ये हमारा क्रोमोस्फेयर हो गया। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, जब क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर से हमारी सोलर विंड्स निकलती है, कन्वेक्टिव लेयर निकलती है या कन्वेक्शन होता है, तो क्या होता है कि यहाँ से हमारी जो सन की एनर्जी थी और सन में जो पदार्थ था, जो मैटर था, वो प्लाज्मा के फॉर्म में होता है ना? तो प्लाज्मा न तो पूर्ण तरीके से गैसियस फॉर्म है, ना तो वो लिक्विड फॉर्म है। तो यहाँ से जो अपनी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो वो एनर्जी कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई देती है कि दूर जाती है फिर पास में आती है, दूर जाती है फिर पास में आती है, दूर जाती है फिर पास में आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है। तो इस टाइप की जो हमें लेयर बाहर देखने को मिलती है, दैट इज योर कोरोना। ठीक है, ये हमारी कोरोना है, वो वाली नहीं जो बीच में आया था। ये लेयर है कोरोना। अब ये कोरोना हमें कब देखने को मिलती है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब एब्सोल्यूट सोलर इक्लिप्स होता है, तब हमें क्या देखने को मिलती है, कोरोना। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ये जो पार्ट है क्रोमोस्फेयर या फिर फोटोस्फेयर तक का, ये पूरा का पूरा क्या हो चुका होता है, ढक चुका होता है। ठीक है, तब जाके हमें क्या देखने को मिलता है, कोरोना देखने को मिलता है। तो ये हमारे सन की क्या है, पूरी की पूरी बनावट है, इनर स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखो, अपन एक तरीके से बोल सकते हैं कि फोटोस्फेयर से क्या निकल रहे हैं, हमारे फोटॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, हमारे कोरोना से हमारी क्या निकल रही है, सोलर विंड्स निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। ठीक है, मतलब कोरोना से होकर ही जो है वो आपकी एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो एनर्जी निकलती है, यहाँ से जो एनर्जी निकलती है, वो लगभग हमें देखने को मिलती है 2 बिलियन। ठीक है, 2 बिलियन एनर्जी, 2 बिलियन पार्ट्स में अपन बोल सकते हैं। अभी क्यों बोला हूँ पार्ट्स, ये इसलिए समझ में आएगा, ये एक रिलेटिव एनर्जी में लेके चलता हूँ। तो 2 बिलियन के जो पार्ट है, 2 बिलियन एनर्जी यहाँ से हमारी सन से निकल रही है, सन के कोरोना से निकल रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारा जो सन है, ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का एनर्जी का एकमात्र सोर्स है, एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी, सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट एंड सनलाइट। आपको क्या देखने को मिलता है, हमारा सन देखने को मिलता है, अपना स्टार देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को मिलेगी। ठीक है, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो आपकी सन से जो एनर्जी निकल रही होगी, यहाँ से जो सन से जो एनर्जी निकल रही होगी, वो हमारी अर्थ को भी मिलेगी। हमारी किसको मिलेगी, अर्थ को भी मिलेगी। ठीक है, और जब सन से एनर्जी निकलेगी सोलर विंड के रूप में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के रूप में, तो वहां से सन की एनर्जी जब तक अर्थ पर पहुंचती है, जिसकी स्पीड जो हमें देखने को मिलती है, वो लगभग कितनी देखने को मिलती है, अप्रॉक्स 3 लाख पर सेकंड देखने को मिलती है, किलोमीटर पर सेकंड देखने को मिलती है, या फिर अपन मील में देखते हैं तो डेट इज समथिंग 1,86,000। ठीक है, मील पर सेकंड। तो दोनों लिख सकते हो आप, जो अपने दिमाग में आपको रखना हो। तो इतनी स्पीड से जब वहां से सनरेज निकलती है, तो वो पूरे के पूरे अपने सोलर सिस्टम को क्रॉस करते 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 अर्थ के पास आती है, और अर्थ तक आने में ये लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लेती है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड का ये समय लेती है, जब तक ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को क्रॉस करती है। ठीक है, और स्पीड अपन ने देखा 1,86,000 मील पर सेकेंड। ठीक है, माइल पर सेकेंड के हिसाब से ये चलती है, मतलब बहुत स्पीड से चलती है। ठीक है, अब देखो ये जो एनर्जी अपनी निकल रही है, ये इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई, वेलोसिटी बोल सकते हैं। अब ये निकली। अब देखो सन जो होता है ना, सन की एनर्जी काफी हाई होती है। हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में कोई दूसरी ऐसी बॉडी नहीं है जो इतनी हीट, इतनी एनर्जी रिलीज करती हो, नन अदर दी सन। सन ही सबसे ज्यादा जो है वो एनर्जी रिलीज करता है हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में। सन से ज्यादा एनर्जी ना तो कोई और एमिटिंग बॉडी जो है वो आपकी रिलीज नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज करता है वो हमारा सन होता है। ठीक है, और जो विंस का डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वो बोलता है कि जो वेवलेंथ है ना, या फिर में जो रेडिएशन निकल रहा है, या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकल रही है, इसकी जो वेवलेंथ है उसके लिए ये लॉ है। और वो बोलता है कि किसी भी एमिटिंग बॉडी, सन भी क्या है, अपनी एनर्जी एमिट कर रहा है, तो वो भी एक एमिटिंग बॉडी है। तो बोलते हैं कि किसी भी एमिटिंग बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, वही डिसाइड करता है कि उस बॉडी से निकलने वाली जो वेवलेंथ है, उस बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। ये डिपेंड करता है कि वो बॉडी का टेम्परेचर कितना है। एमिटिंग बॉडी का टेम्परेचर बोलता है, एमिटिंग बॉडी का टेम्परेचर ये बोलता है कि टेम्परेचर जितना हाई होगा, है ना, टेम्परेचर जितना हाई होगा, आपकी जो वेवलेंथ होगी,
आपकी जो वेवलेंथ होगी वो उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जो भी बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, ये तो वीन्स का डिस्प्लेसमेंट का लॉ है, वीन्स का विस्थापन नियम। अब ऐसा होता क्यों? देखो, जितनी ज्यादा टेम्परेचर होता है एमिटिंग बॉडी का, है ना, एमिटिंग बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, उतनी ज्यादा उसमें हमें एनर्जी देखने को मिलती है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, एनर्जी उतनी हमें क्या देखने को मिलती है, ज्यादा देखने को मिलती है। जितनी ज्यादा एनर्जी होती है, उतनी ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगी, फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी, आवृत्ति या बारंबारता देखने को मिलेगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगी, फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। और इसी फ्रीक्वेंसी के कारण हमें क्या देखने को मिलती है, वेवलेंथ लो देखने को मिलती है। वेवलेंथ हमें क्या देखने को मिलती है, लो। तो चूंकि सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा पार्ट है, ऐसी एमिटिंग बॉडी है जो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, जिसकी हीट सबसे ज्यादा है। दैट्स वाई सन से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, या जो रेडिएशन होती है, ये शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। इसीलिए सन की जो रेडिएशन है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ बोलते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ। तो सन चूंकि हाई टेम्परेचर, हाई हीट और एनर्जी वाली बॉडी, एमिटिंग बॉडी है, इस कारण से इससे निकलने वाली रेडिएशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है ना। 1,86,000 माइल पर सेकेंड की स्पीड से चलती हुई ये अर्थ तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट लगा, 8 मिनट 20 सेकेंड लगाती है। और ये कहाँ से निकल रही होती है, कोर से। और कोर से कैसे वो कोरोना तक पहुंचती है और फिर वहां से कैसे एमिट होती है, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें भी एक चीज आप समझना कि अर्थ जो है हमारा, ये हमारा अर्थ है। अब ये अर्थ ब्लैक वाली है, और बाहर से जो मैंने बनाया है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो देखो, सन बहुत बड़ा है ना, अर्थ की तुलना में ये बहुत बड़ा है। अगर इसका वो डायमीटर की बात करते हैं, तो लगभग 109 गुना ज्यादा होता है अर्थ से। ठीक है। तो इतना बड़ा होने के कारण कहीं ना कहीं अपन पूरी की पूरी अर्थ पे ये मान के चलते हैं कि अर्थ के एक साइड में, जहाँ पे अभी डे है, वहां पे अर्थ पे सन की पूरी रेडिएशन पड़ती है, और लगभग वो समान पड़ती है। कहाँ पर? अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ठीक है। मतलब सन से आने वाली, इसको थोड़ा समझना, ब्लंडर हुआ होगा। सन से आने वाली जो रेडिएशन होती है, वो डे टाइम में, मतलब सन से आने वाली रेडिएशन डे टाइम में, मतलब कि अर्थ के उस पार्ट पे जो कि सन के सामने है, लगभग समान पड़ती है। कहाँ पे? अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में। जब वो अंदर आती है, एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, तब जो है हमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। ठीक है। ये सारी चीजें हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलती है। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि सन से आने वाली जो रेडिएशन होती है, वो हमारे अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में हर एक स्थान पे सेम होती है। क्यों? क्योंकि उस समय तक अभी जो वो मूव कर रही होती है, एक तरीके से अपन मान के चलते हैं कि वो निर्वात में ट्रेवल कर रही थी, वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं थे, तो वहां पे उसका जो एब्जॉर्प्शन हुआ, जो फ्रिक्शन हुआ, है ना, उसके साथ जो डिफ्यूजन हुआ, ये सबको अपन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, है ना, अर्थ के रिलेशन में। तो इस कारण से अपन ये मानते हैं कि अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में हर एक प्लेस पे सन से आने वाली जो रेडिएशन है, या फिर जो सोलर शॉर्ट वेवलेंथ है, ये हर एक प्लेस पे कैसी होती है, सेम होती है। मतलब यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, तो फिर वो अलग अलग पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, अलग अलग प्रोसेसेस के कारण। तो सन के आने वाली रेडिएशन अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में लगभग क्या होती है, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। और इसको अपन लोग बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। समझ में आया सोलर कांस्टेंट? सिंपल से शब्दों में क्या बोलूंगा मैं सोलर कांस्टेंट कांस्टेंट को, कि अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में सन से आने वाली रेडिएशन एक निश्चित क्षेत्र में कैसी होती है, हमेशा इक्वल होती है, कांस्टेंट होती है। दैट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। अब ये कैसे मापा जाता है ना, इसकी किस स्केल पे इसे मापा जाता है? ठीक है। देखो, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारी अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है बाहरी। तो यहाँ पे अपन लोग बाहरी एटमॉस्फेयर में एक एरिया लेते हैं। वो एरिया कितना होता है, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है। मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया होता है। ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर क्या होता है, हमारा एरिया होता है।
कितने टाइम में अपन नोट करते हैं, ये होता है 1 मिनट में, पर मिनट हम लोग नोट करते हैं। और एनर्जी है चूंकि, तो अपन इसको किस में निकालते हैं, कैलोरी में निकालते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में पर मिनट, है ना, पर मिनट स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में, मतलब ऐसा एरिया जो 1 सेंटीमीटर चौड़ा भी है, 1 सेंटीमीटर लंबा भी है, ऐसे एरिया में पर मिनट कितनी कैलोरी आ रही है उसको नोट डाउन करते हैं, जो कि एकदम फिक्स होती है। उसको अपन लोग सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि लगभग हमें देखने को मिलती है 1.94 कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसको अपन राउंड फिगर में 2 कैलोरी बोल देते हैं, 2 कैलोरी। ठीक है, इसको राउंड फिगर में अपन लोग क्या बोल देते हैं, 2 कैलोरी बोल देते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा सोलर कांस्टेंट। अभी तक हमने इंसोलेशन नहीं समझा है, अभी तक अपन बाहरी चीजें समझ रहे थे। अब इंसोलेशन क्या होता है, देखो, अर्थ के बाहरी एटमॉस्फेयर में अभी तक आई है रेस हमारी, अभी हमने यहाँ पे लाया है हमने सोलर रेडिएशन को। अब इसके बाद हमारी सोलर रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। तो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में रेडिएशन एंटर करेगी, तो इसका क्या होने लगेगा, एब्जॉर्प्शन होने लगेगा, रिफ्लेक्शन होने लगेगा, डिफ्यूजन होने लगेगा, स्कैटरिंग होने लगेगी, अलग अलग प्रोसेसेस इस पे काम करने लगेगी। ठीक है, और इसके बाद ये सोलर रेडिएशन का वो पार्ट जो अर्थ पे प्राप्त होगा, ठीक है, इस सोलर रेडिएशन का वो पार्ट, इस सोलर एनर्जी का वो पार्ट जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए अर्थ की सरफेस पे आएगा। और सरफेस पे आने के बाद केवल सरफेस पे आना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखो, ये जो आ रही है ना, ये रेड कलर से, ये एनर्जी है। ठीक है, ये क्या है, हमारी एनर्जी है। और एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है, हीट, हीट के फॉर्म में आ रही है। तो ये आना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसमें आने के बाद, ये हीट आने के बाद जब ये किस में कन्वर्ट होती है, ये जो हीट हमारी आती है, ऊर्जा जब आती है, एनर्जी जब आती है, और ये सेंसिबल हीट में जब कन्वर्ट होती है, ये किस में कन्वर्ट होती है, जब सेंसिबल हीट में कन्वर्ट होती है, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं। अब ब्रेक डाउन करके समझना इंसोलेशन क्या होता है। अब अपन लोग इंसोलेशन क्या, इंसोलेशन को सामान्य शब्दों में अपन लोग बोल देते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब ये क्यों बोला, ये हमारी अर्थ थी, अर्थ में ये एंटर करी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई, इसके लिए हमने इसको बोला इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मतलब ऐसी सोलर रेडिएशन जो अर्थ में आई। ठीक है, बट इसके बाद क्या हुआ, इसके साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है, और ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए, हीट में। और हीट भी कैसी, सेंसिबल हीट में कन्वर्ट होना चाहिए। जब ये सेंसिबल हीट में कन्वर्ट होगी, तब इसको अपन लोग बोलेंगे इंसोलेशन। तो अब इंसोलेशन को पूरा तरीके से समझो। इंसोलेशन का मतलब है इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए अर्थ सरफेस तक आती है, और उसके बाद वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, हिंदी में कहूँ तो सूर्य तप, सूर्य से आने वाली ऊर्जा की वह मात्रा है जो अर्थ के वायुमंडल को पार करके सरफेस पे आती है, और सरफेस पे आने के बाद वो उष्मा ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन, दैट इज इंसोलेशन। बात समझ में आई, इंसोलेशन क्या होता है। Yes, sir. ठीक है, जो कितना होता है हमारा, अलग अलग एरियाज पे अलग अलग होता है। इतनी बातें आई होप आपको समझ में आई होगी। अब ये जो इंसोलेशन होता है, यही हमारा प्राइमरी सोर्स है, या फिर एब्सोल्यूट सोर्स है अर्थ को हीट करने का। अर्थ पे जो एनर्जी हमें मिलती है, वो केवल और केवल किसके कारण मिलती है, हमारे इंसोलेशन के कारण। इसके अलावा भी और चीजें हैं, कुछ इंटरनल फोर्सेस है रेडियो एक्टिविटी के कारण, ठीक है, कुछ डायनामिक फोर्सेस है, बट वो सब सेकेंडरी है, वो सब गौण है। वो उनका जो कार्य होता है वो 0.01% भी नहीं है, ज्यादा जो काम होता है वो इंसोलेशन का होता है। ठीक है, अब इसी के कारण जो है हमारा सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी गर्म होते हुए। तो इसमें इसी कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर देखने को मिलेगा। कितना टेम्परेचर देखने को मिलेगा, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बनाया गया है एवरेज, वो बताया गया है -23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर निकाला गया है मास के अकॉर्डिंग, है ना, मतलब इसमें थर्मोस्फेयर का जो है, और जो थर्मोस्फेयर का जो परसेंटेज है वो कम है।
इसमें ज्यादा परसेंटेज हमें देखने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें ज्यादा परसेंटेज हमें देखने को मिलेगा हमारा ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि उसमें मास ज्यादा है। ठीक है, तो -23 डिग्री सेल्सियस, दैट इज समथिंग 250 केल्विन, क्या देखने को मिलेगा हमें, टेम्परेचर देखने को मिलेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर का। और जब अपन लोग सरफेस की बात करते हैं, इसमें केवल सरफेस की बात करें, तो सरफेस का टेम्परेचर जो सवेंद्र सिंह ने लिखा है वो लिखा है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस। और नॉर्मली अगर अर्थ का टेम्परेचर पूछा जाता है तो वो अपन लोग लेते हैं कितना, 15 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम एटमॉस्फेयर को भी ऐड करते हैं। ठीक है, जिसमें अपन अपने लोअर एटमॉस्फेयर को भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जिसलिए कभी कभी अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे अलग किसी एग्जाम में, तो वहां पे अर्थ का जब टेम्परेचर पूछता है तो वो 15 डिग्री सेल्सियस देता है। तो 15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बेसिक टेम्परेचर है, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर या लोअर एटमॉस्फेयर और उसके साथ साथ अर्थ की सरफेस दोनों को मिलाकर निकाला जाता है। और ये सारा का सारा सरफेस टेम्परेचर किसके कारण होता है, हमारे इंसोलेशन के कारण होता है। एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया जो मुझे बतानी थी, कि जब मैं आपको बोला कि ये शॉर्ट वेवलेंथ होती है, तो इसकी जो वेवलेंथ हमें देखने को मिलती है दैट इज 1/250 से लेकर अपनी कितनी देखने को मिलती है, 1/मिलीमीटर है ये, है ना। ठीक है, तो ये आप लोग दिमाग में रखिएगा, पूछेगा नहीं, मुझे नहीं लगता पूछेगा, बट आप लोग याद रखिएगा कि कभी अगर उन्हें पूछ लिया तो आप लोग को थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। और इसमें बड़ी कौन सी है वेवलेंथ, ये, और ये हमारी छोटी है। चलो इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ते, इतनी बातें समझ में आ गई। यस सर। अभी कभी कभी इसे ना लैजली में भी निकाला जाता है, बट वो आप लोग याद रखो तो ठीक है, वो वहाँ पे भी टू लैजली ही निकालते हैं वो लोग, किस टाइप से निकालते हैं। बाकी अपने को उतर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, तो एक बार इंसोलेशन का मतलब क्या है, इंसोलेशन का मतलब है कि जो सोलर रेडिएशन जो हमारी अर्थ की सरफेस पर आती है ना, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके सरफेस पर आती है, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेंसिबल हीट में कन्वर्ट हो जाती है, या उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, या हीटेड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं। और सोलर कांस्टेंट हमने देखा और सारा चीज देखी। अब यहाँ पे कुछ लॉ है जो हमें देखने चाहिए, है ना। इसमें सबसे जो पहला लॉ है वो है वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये मैंने आपको बता दिया, ये सिंपल है। ये बोलता है कि जो एमिटिंग बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है किससे, उससे निकलने वाली वेवलेंथ से। इस कारण से हमारे जो सन की जो रेडिएशन होती है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। और जो अर्थ से निकलने वाली होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग वेव। इसको अपन लोग बोलते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको बोलते हैं शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो ये इस कारण से है क्योंकि इसका टेम्परेचर कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, फिर अपन लोग आ जाते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन पे। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन। देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन का क्या लॉ है, इनका भी रेडिएशन से रिलेटेड ही लॉ है। ये सिंपल बोलते हैं, इनको पहले लॉ को समझ लो। सिंपल बोलते हैं कि जो रेडिएशन का फ्लो है ना, जो फ्लो ऑफ रेडिएशन हमें देखने को मिलता है ना, जो रेडिएशन का फ्लो देखने को मिलता है वो उस एमिटिंग बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, वो बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर को अपन 2 गुना कर दे तो जो फ्लो होता है वो कितना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि रेडिएशन का जो फ्लो होता है वो उसके टेम्परेचर का 4x होता है। ठीक, फ्लो जो होता है वो हम उसके टेम्परेचर का 4x होता है। टेम्परेचर को आप 2 गुना करिए, फ्लो जो है आपका वो 8x हो जाएगा। इसको आप 4x करिए, वो 16x हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। ये है हमारा किसका, स्टीफन बोल्ट्जमैन का। अब ये
यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक बॉडी का। इसका मतलब क्या है? ब्लैक बॉडी का मतलब सिंपल सा ये है, एक ऐसी बॉडी जो अपने पास आने वाले पदार्थ को, या सॉरी, अपने पास आने वाली जो रेडिएशन है उसके उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती, बल्कि उसके सारे के सारे जो पदार्थ है, सॉरी पदार्थ ही निकल रहे हैं, उससे आने वाला जो पूरा का पूरा रेडिएशन है उसको क्या कर लेती है वो, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एब्जॉर्ब करेगी पूरा का पूरा तो स्वाभाविक सी बात है वो ब्लैक दिखेगी, इसको अपन लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है। और पूरा का पूरा इसने एब्जॉर्ब करी, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एमिट करेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, एमिट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि जो हमारी अर्थ है, वो अर्थ में जितनी भी रेडिएशन आई, सोलर रेडिएशन, उस सबको उसने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है। और उसके बाद जब वो गर्म हो चुकी है, तो अब वो एमिट करेगी। ठीक है। जिस तरीके से हमारा सन जो है वो सोलर रेडिएशन एमिट करता है, उसी तरीके से हमारा अर्थ भी जो है वो क्या करेगा, धीरे धीरे एमिट करेगा। ठीक है। तो इसको अपन लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी सिंपल सा मतलब ये है, ऐसी बॉडी जो कि हमारी क्या है, रिफ्लेक्शन नहीं करती, पूरे के पूरे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर जब वो गर्म हो जाती है तो फिर वो क्या करती है, एमिट करती है। अब ये भी जो एमिट करेगी वो विंस के डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग करेगी। ठीक है। और ये जो एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है कि कितना एब्जॉर्प्शन होगा, कितना एमिशन होगा, ये किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। ये किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग होता है। किरचॉफ का लॉ सिंपल सा बोलता है कि जो आपका एब्जॉर्प्शन जितना होगा, उतना ही ज्यादा क्या देखने को मिलेगा हमें, एमिशन देखने को मिलेगा। जितना एब्जॉर्ब करेगी बॉडी, उतना ज्यादा क्या करेगी, एमिट करेगी। ये हमें जैसे लैंड मास में देखने को मिलता है। लैंड मास का क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कम होती है। ठीक है। स्पेसिफिक हीट कम होने के कारण वो जल्दी हीटेड हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। मतलब वो ज्यादा आपकी सोलर रेडिएशन को या फिर कोई भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब कम करता है। इस कारण से वो एमिट भी जल्दी कर लेता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लैंड मास का ये गुण होता है कि वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कम है, उस कारण से वो कम एब्जॉर्ब कर पाता है, तो कम ही एमिट करता है। ठीक है। और जबकि हम वाटर बॉडी की बात करेंगे, जो वाटर बॉडी होती है, वाटर बॉडी क्या होती है हमारी, कि वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, तो रिलीज जो करेगी वो भी ज़्यादा करेगी। ठीक है। ये चीज़ जो है मैंने आपको 3 लॉ बताया, एक विन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ बताया, स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ बताया, और एक बताया आपको किरचॉफ का लॉ। लास्ट टाइम मैंने आपको 3 लॉ बताए थे, कौन कौन से बताए थे? सर बॉयल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ था और न्यूटन। यस। ओके, उसमें ना एक लॉ जो है, जो कि किसका दिया हुआ है, चार्ल्स का लॉ है शायद, है ना, सवेंद्र सिंह में। वो एक बार उसको आप चेक करना, आपकी सवेंद्र सिंह में क्या लिखा हुआ है, वो शायद उन्होंने उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, शायद उन्होंने वॉल्यूम को कांस्टेंट माना है, या फिर हाँ ऐसा ही कुछ माना है, तो एक बार आप उसको चेक करना। ठीक है। और वो जो 3 लॉ मैंने बताए थे, वो लॉ कैसे पूछे जाते हैं, याद रखना। वो लॉ ये पूछता है कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तीनों में रिलेशन कौन नहीं बताता, है ना, कौन नहीं बताता। और उसमें आपका दिया होगा बॉयल्स का, उसमें आपका दिया होगा चार्ल्स का, उसमें आपका दिया होगा लुजेक का, और चौथा दे देगा आपका विन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब बोलेगा कौन नहीं बताता, तो आपको ये टिक करना है, या फिर दे देगा किरचॉफ, या फिर दे देगा स्टीफन बोल्ट्जमैन, तो आपको वो क्लिक करना है। ठीक है। एक तरीके से ये दे सकता है। दूसरा डायरेक्ट पूछ सकता है कि बॉयल्स का बताओ, चार्ल्स का बताओ, है ना, लुजेक का बताओ, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए उसको थोड़ा ऐसा मत सोचना कि हाँ बता दिए और भूल गए, नहीं, उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो हमारे अनादर 20% में आते हैं, अनादर 20%, समझ रहे हो ना, मतलब मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन, जिसको सही करने से अपना कभी कभी जेआरएफ हो जाता है, कभी कभी नेट भी नहीं हो पाता गलत करने से, तो ये वो क्वेश्चन है। ठीक है।
अब अपन लोग बात करते हैं कि हमारी सन से जो एनर्जी आ रही है, हमारी सन से जो एनर्जी आ रही है, इसमें कौन कौन सी रेज हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी तरंगे हमें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि इसको अपने को आगे करना है। देखो इसमें सबसे पहले अपन लोग लेते हैं गामा रेज को। गामा रेज वो रेस है, इसको अपन शॉर्ट में देखेंगे, गामा रेज वो रेस है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी का सीधा संबंध होता है एनर्जी से, एंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब एनर्जी भी ज्यादा। बट जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एक्स रेज। ये गामा रेज और एक्स रेज जो होती है ना, बेसिकली ये हमारे थर्मोस्फेयर में एब्जॉर्ब होती है। गामा रेज तो एक्सोस्फेयर में हो जाती है, एक्स रेज जो है वो थर्मोस्फेयर में भी आयनोस्फेयर तक आती है, और वहां पे इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कल आपको क्वेश्चन भी था। ठीक है, जिस कारण से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है। अब देखो इसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बट गामा रेज से कम होती है, इसकी वेवलेंथ भी कम होती है बट गामा से ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखना। फिर अपन लोग इसके बाद आते हैं किस पे, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रेज आती है। अब जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा, एक मैं बार बार नहीं लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जाएगी, वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी, सिंपल। जैसे जैसे मैं इससे भी आगे जाऊंगा, क्या होती जाएगी, मेरी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, मतलब एनर्जी कम होती जाएगी, और वेवलेंथ जो है वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, अच्छा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में अंतर समझ में आता है ना। यस सर। जिसको नहीं आता वो नहीं बोल सकता है आराम से। देखो बहुत सिंपल है, जैसे मैं बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी, पर सबसे पहले अपन लोग वेवलेंथ को समझते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है, समझना। जैसे ये एक मैंने बना दी क्या, वेव। ठीक है, अब वेव में आपको पता है कि क्रस्ट होता है, ट्रफ होते हैं, तो ये जो बनाया मैंने ये क्रस्ट, इसको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, ये जो मैंने बना रखा है नीचे, मतलब नीचे की ओर जो एक्सपेंड करता है, इसको अपन लोग बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, ये अपना क्या है, ट्रफ है। अब इसमें एक चीज समझना, फिर से ये क्या आ जाएगा अपना, क्रस्ट आ जाएगा, फिर से ये क्या आ जाएगा अपना, ट्रफ आ जाएगा। तो क्रस्ट ट्रफ ये चलता रहेगा। वेवलेंथ क्या होती है, कोई भी दो जो सक्सेसिव क्रस्ट हमें देखने को मिलते हैं, या फिर दो जो सक्सेसिव हमें ट्रफ देखने को मिलते हैं। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत, एक के बाद एक। मतलब मैं सक्सेसिव बोलूंगा तो इसके बाद इसको लूंगा, न कि इसको, क्योंकि ये भी क्रस्ट है। ठीक है, तो दो सक्सेसिव क्रस्ट, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो दो सक्सेसिव ट्रफ, इसके बीच की जो लंबाई होती है, जिसको हम लैम्डा से दर्शाते हैं, यही होती है वेवलेंथ। यही क्या होती है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कुछ और नहीं है, दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है, उसको अपन लोग बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और बेसिकली इसी को अपन लोग वेव भी बोलते हैं। इसको आप अगर मिला दे तो ये एक वेव बन जाती है। ठीक है, एक क्या बन जाती है, अपनी वेव बन जाती है। ठीक है, और दूसरे तरीके से बोले तो ये अपनी वेव हाइट होती है, ये अपनी क्या होती है, वेव हाइट होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब फ्रीक्वेंसी को समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, जिसको पता है बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि ये क्लास सबके अकॉर्डिंग अपन चलाएंगे। जैसे मान लो अपन ने ये पॉइंट बना लिया, अब ये पॉइंट को एक सेकेंड में, अब ये मैं सेकेंड ले रहा हूँ, अभी टाइम आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, या फिर जो भी स्टैंडर्ड टाइम है वो ले सकते हो। अब ये टाइम को एक सेकेंड में, है ना, ये वेव, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वेव है, ये कितने बार क्रॉस करती है, इसको अपन लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक सेकेंड में जो हमारी वेव है, वो इस एग्जैक्ट पॉइंट को कितनी टाइम क्रॉस करती है, इसको अपन लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, मतलब कितने बार बार क्रॉस कर रही है। अगर जैसे मान लो कि एक सेकेंड में एक ही बार क्रॉस करी, केवल एक बार क्रॉस करी, तो अपन लोग बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी एक है, जिसको अपन लोग हर्ट्ज में दिखाते हैं।
तो बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज है। ठीक है, एक बार क्रॉस करी तो। अगर मान लो इसी प्रकार के 100 साइकिल क्रॉस हो गए तो अपन बोलेंगे 100 हर्ट्ज है। ठीक है, अगर 1000 साइकिल क्रॉस कर गए, एक सेकंड में 1000 साइकिल क्रॉस कर गए, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन लोग बोलेंगे कि ये अपना किलो हर्ट्ज है, 1 किलो हर्ट्ज बोलेंगे इसे। ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, 1 किलो हर्ट्ज बोलेंगे। अगर मान लो उससे और ज्यादा क्रॉस कर गए, ठीक है, तो वहां पे फिर एक नया वैल्यू आएंगे। अगर 10 लाख क्रॉस कर गए तो वो होता है मेगा हर्ट्ज। तो इस तरीके से अलग अलग होता है, बट हर्ट्ज में अपन फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। अब समझो इसका रिलेशन क्या है हमारी वेवलेंथ के साथ, समझना। मैं यहाँ पे दो वेव बनाता हूँ, यहाँ पे मैं दो वेव बनाता हूँ। एक बनाया मैंने ये, ठीक है, और दूसरी बनाया वेव मैंने ये। ठीक है, दूसरी वेव बनाया मैंने ये। अब इसमें एक वेव का मतलब, एक वेवलेंथ का मतलब, वेवलेंथ इसमें ये है, ये वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ का मतलब ये है। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट बनाता हूँ, ये मेरा एक पॉइंट है, और मैं 1 सेकेंड देता हूँ। तो मुझे बताओ, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। ये वेव नंबर ए है, ये वेव नंबर बी है। मैंने एक पॉइंट बना दिया। तो मुझे बताओ कि कौन सी वेव इस पॉइंट को कितनी बार क्रॉस करेगी। या फिर सिंपल शब्दों में ये बताओ कि ए के ज्यादा साइकिल क्रॉस कर पाएंगे या बी के ज्यादा साइकिल क्रॉस कर पाएंगे। बी के सर। बी के। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी जो वेवलेंथ होती है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जिसकी वेवलेंथ जितनी बड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम, इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस कारण से वेवलेंथ हमें क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। बट इसकी फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि इसकी वेवलेंथ बड़ी। क्लियर। यस सर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि गामा रे इस प्रकार की होगी और रेडियो वेव इस प्रकार की। ठीक है, अपन इसको ऐसा ना बनाए तो इसको और तरीके से बना सकते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, ऐसा। अब सही है कि आपकी क्या बढ़ते जा रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे 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 क्या होती जा रही, कम होती जा रही, वेवलेंथ जो है आपकी बढ़ती जा रही। ठीक है, अब इसके बाद अल्ट्रावायलेट समझ में आ गई थी अपने को। अल्ट्रावायलेट आप सबको पता है, अल्ट्रावायलेट का पूरा फिनोमिना मैं आपको समझा चुका हूँ। अल्ट्रावायलेट जो है वो बेसिकली कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, ओजोन में, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, उससे ऊपर भी एब्जॉर्ब होती है, बट वहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इतने कम होते हैं कि उतनी मात्रा में, पहली चीज तो उतनी मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं होती, और सेकंड चीज कि वहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इतने कम होते हैं कि वहाँ ओजोन लेयर बन नहीं पाती। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ही कम होता है वहाँ पे ऑक्सीजन का। तो वो एक बहुत माइन्यूट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। फिर इसके बाद आती है अपनी विजिबल रेज। विजिबल रेज ये वही रेज है जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, जिसको अपन लोग विजिबल रेज बोलते हैं, इसी कारण अपन देख पाते हैं, जो कि अपने 7 कलर से मिलकर बनी होती है। और 7 कलर में भी अपन लोग वॉयलेट से चलते हैं और कहाँ पर पहुंचते हैं, रेड पर पहुंचते हैं। इसीलिए कभी कभी वो आपसे बचपन में क्वेश्चन, बचपन में नहीं मतलब फिजिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछता था कि जो वॉयलेट है उसका वेवलेंथ ज्यादा है या फिर रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। तो अब आप बता दोगे ना किसका वेवलेंथ ज्यादा है। यस सर। बताओ किसका है। रेड का। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी कारण अपन विजिबिलिटी, इसी कारण इसके बाद आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के कारण है हीट। जो आपको हीट महसूस होती है ना, जो टेम्परेचर फील होता है, जो हीट फील होती है, वो केवल और केवल इंफ्रारेड के कारण है। ठीक है, उसके बाद अपनी दो रेख आ जाती है। एक अपनी आ जाती है कौन सी, माइक्रो, और दूसरी आ जाती है अपनी रेडियो। ठीक है, रेडियो वेव का अपन ने काम देखा, माइक्रोवेव के अलग अलग काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण में है। तो इस तरीके से इनके अलग अलग काम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रेज है।
बस आप लोग इसमें से ये याद रखिएगा कि कैसे वेवलेंथ बढ़ती है, कैसे वेवलेंथ कम होती है, किधर जाते तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, कहाँ-कहाँ इसका यूज़ होता है थोड़ा बहुत। स्पेशली गामा रेज़ और एक्स रेज़ कहाँ एब्ज़ॉर्ब होती है, अल्ट्रावायलेट कहाँ होती है, विज़ुअल कहाँ तक आती है, इंफ्रारेड कहाँ तक आती है, ये सब चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। हीट याद रखना, हीट जो हम फ़ील करते हैं, जो ऊष्मा हम महसूस करते हैं, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ इंफ्रारेड। ठीक है? अब अपन लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक आई होप कि आपको इंसोलेशन एंड ऑल समझ में आ गया होगा।